एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स जो कि एक ब्रिलियंट लीडर रह चुके हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो बातें स्टीव जॉब्स ने अपनी जिंदगी के 50 सालों में सीखी वो आप सिर्फ 15 मिनट में सीख पाओ? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच की थी और इसमें उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लर्निंग को 15 मिनट में बताया था, 3 कहानियों के जरिए। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने वो स्पीच सुनी है। बहुत से लोग शायद इसलिए नहीं सुन पाए होंगे क्योंकि वो इंग्लिश में है। तो आज मैं इस मुश्किल को आसान करने लगा हूँ। आज मैं वो स्पीच आपको उर्दू जुबान में सुनाने लगा हूँ। लफ्ज तो सारे स्टीव जॉब्स के हैं, सिर्फ आवाज मेरी है, ताकि कोई भी ऐसा ना हो जो दुनिया की बेहतरीन स्पीच को सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से सुन ना पाए। तो अपनी सारी तवज्जो इस वीडियो की तरफ फोकस कर लें, क्योंकि आज आप वो सुनने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी में आप सभी के साथ होना मेरे लिए फख्र की बात है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार किसी कॉलेज की ग्रेजुएशन सेरेमनी के इतना नजदीक पहुंचा हूँ। आज मैं आप सबको अपनी जिंदगी की 3 कहानियां सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं, बस 3 कहानियां। पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं उसके 18 महीने के बाद तक वहां किसी न किसी तरह आता जाता रहा। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि फिर मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? वेल, इसकी शुरुआत मेरे पैदा होने से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माँ एक यंग ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो चाहती थी कि कोई मुझे गोद ले ले, लेकिन उसी के साथ वो ये भी चाहती थी कि जो भी मुझे गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट जरूर हो। और इस सब की प्लानिंग उसने पहले से ही कर रखी थी। एक वकील और उसकी बीवी ने मुझे अडॉप्ट करना था, लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, बिल्कुल आखिरी वक्त पर उन्होंने अचानक अपना इरादा बदल लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी। इसीलिए आधी रात को मेरे माँ बाप को कॉल किया गया जो कि वेटिंग लिस्ट पर थे और उन्हें फोन करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप इसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने फौरन हाँ कर दी। लेकिन बाद में मेरी जन्म देने वाली माँ को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और वालिद तो हाई स्कूल पास भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने अडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन फिर कुछ ही महीने के बाद मेरे होने वाले माँ बाप ने मेरी माँ को जमानत दी कि हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे और इसी वजह से मेरी माँ मान गई और फिर मुझे अडॉप्ट कर लिया गया। कुछ इस तरह से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई और 17 सालों के बाद मैं कॉलेज गया। लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा एक महंगा ही कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग माँ बाप की सारी कमाई मेरी पढ़ाई पर खर्च होने लगी और 6 महीने के बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ। कोई आइडिया नहीं था कि किस तरीके से कॉलेज मेरी मदद करेगा अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए। और यहाँ पर मैं अपने माँ बाप की जिंदगी भर की जमा पूंजी पढ़ाई में खर्च करता जा रहा हूँ। इसलिए मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट करने का फैसला किया और यही सोचा कि जो होगा अच्छा ही होगा। उस वक्त मुझे ये चीज बहुत ही डरावनी लग रही थी, लेकिन अब मैं जब गुजरे वक्त को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। और वो कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था तो मैंने उन क्लासेस को करना छोड़ दिया था जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था और मैं सिर्फ उन्हीं क्लासेस को करता था जिनमें मेरा इंटरेस्ट था। और ये सब कुछ करना इतना आसान भी नहीं था क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। इसलिए मैं दोस्तों के कमरों में जमीन पर सोता था। मैं कोक की बोतल को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर संडे को 7 मील पैदल चलकर हरि कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे हफ्ता में कम से कम एक बार मैं पेट भर के खाना खा सकूं। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कॉलेज ड्रॉप आउट करना मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। इस दौर में रीड्स कॉलेज वहाँ की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज में हर एक पोस्टर पर, हर एक लेबल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफी का काम किया जाता था। और क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था और मुझे नॉर्मल क्लासेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी,
तो मैंने फैसला किया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस लिया करूं और उसे अच्छे तरीके से सीखूंगा। तो मैंने सेरिफ और सैन सेरिफ फॉन्ट के फेसेस के बारे में सीखा और अलग अलग लफ्जों के दरमियान स्पेस रखना सीखा। किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है ये भी मैंने सीखा। ये सब कुछ बहुत खूबसूरत था, हिस्टोरिकल था और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस के जरिए कैप्चर नहीं किया जा सकता था। और यहाँ सभी मुझे बहुत अच्छा लगता था। इस वक्त मेरा कोई भी ऐसा ख्याल नहीं था कि मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कभी कर पाऊंगा। लेकिन जब 10 साल के बाद हमने अपना पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर बनाया तो वो सब कुछ मेरे काम आया। मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और इस तरह ये पहला कंप्यूटर था जो इतनी खूबसूरत टाइपोग्राफी के साथ था। अगर मैंने कॉलेज में कैलीग्राफी में एडमिशन ना लिया होता तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते। और क्योंकि विंडोज ने मैक की कॉपी की है तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। उस वक्त जब मैं कॉलेज में था तो अपने फ्यूचर को देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना मुमकिन नहीं था। लेकिन जब 10 साल के बाद मैं गुजरे वक्त को देखता हूँ तो मुझे सब कुछ क्लियर नजर आता है कि आप सिर्फ पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको यकीन करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरीके से आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी पर तो यकीन करना ही होगा। दिल की बात पर, अपनी किस्मत पर या अपनी तकदीर पर किसी न किसी चीज पर भरोसा करना ही होगा। क्योंकि इस बात पर यकीन रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, ये आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा। और उस वक्त भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और आप अभी जो भी कर रहे हैं वो आगे चलकर आपके किसी न किसी काम जरूर आएगा। आप बस अपने आप पर यकीन रखकर, भरोसा रखकर करते जाइए जो आप कर रहे हैं। मेरी दूसरी कहानी लॉस और लव के बारे में है। मैं खुशकिस्मत था कि जिस चीज से मैं प्यार करता था वो मुझे जिंदगी के शुरू में ही मिल गई। वूज और मैंने अपने बाप के गैराज से एप्पल की शुरुआत की थी जब मैं 20 साल का था, और हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी बन गई। हमने 1 साल पहले ही मैकिन्टॉश रिलीज किया और मैं 30 साल का हो गया था और कंपनी ने मुझे निकाल दिया। अब सभी लोग सोच रहे होंगे कि अपनी ही बनाई हुई कंपनी से मुझे कैसे निकाल दिया। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी हमने एक समझदार आदमी को हायर किया। जैसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में इख्तलाफात होने लगे और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया। और इस तरीके से 30 साल की उम्र में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी जिंदगी का फोकस था वो अब खत्म हो चुका था और अब ये मुझे पूरी तरह से बर्बाद करने वाला था। और कुछ ही महीनों तक मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। ये एक बहुत ही बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का भी सोचा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूं मैं उसके लिए पैशनेट हूं। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई। मुझे उन्होंने कबूल नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से प्यार करता हूं। इसीलिए एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं उस वक्त ये नहीं देख पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ और हो ही नहीं सकता था। कामयाब होने का बोझ बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था और इसी आज़ादी की वजह से मैं अपनी जिंदगी के सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सार शुरू कर दी और इसी दौरान एक बहुत ही काबिल औरत से मिला जो आगे चलकर मेरी बीवी बनी। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी बनाई, टॉय स्टोरी। और आज इस वक्त जहां दुनिया का सबसे कामयाब एनिमेशन स्टूडियो है। इसी दौरान एक और वाकया हुआ कि एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एक बार फिर से एप्पल में चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट की बनाई हुई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है
यहाँ पर भी मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से ना निकाला गया होता तो ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। यहाँ एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे ख्याल में एक मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है, लेकिन आप यकीन मत खोइए। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है, इतना ही जरूरी है अपने काम को खोजना जिसे आप सच में एंजॉय करते हो, क्योंकि आपका काम आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। सही तौर पर कामयाब होने का यही एक तरीका है कि आप वो करें जिसे आप एक बड़ा काम समझते हैं, और बड़ा काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप करना पसंद करते हैं। और अगर अभी तक आपको वो काम नहीं मिला है तो आप रुके मत, उसको खोजते रहें। जैसा कि दिल से जुड़ी हर एक चीज से होता है, वो जब आपको मिलेगी आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि एक अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वो वक्त के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसलिए उसे खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मौत के बारे में है। मैं जब 17 साल का था, मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी कि अगर आप हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे वो आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। और उसने मेरे दिमाग के अंदर एक बहुत ही बड़ी छाप छोड़ दी थी। और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और खुद से एक सवाल करता हूँ कि आज अगर मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो करता जो मैं करने वाला हूँ। तो अगर इसका जवाब ना होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ ना कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि एक दिन सबको मरना है। किसी भी चीज के खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो अगर हम मरने ही वाले हैं तो क्यों ना हम अपने दिल की सुने। आज से तकरीबन 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पैंक्रियास में ट्यूमर है। और सच कहूं तो मुझे यह भी नहीं पता था कि पैंक्रियास होता क्या है। डॉक्टर ने तकरीबन पूरे यकीन के साथ मुझे बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसके इलाज का वक्त गुजर चुका है और अब सिर्फ मेरे पास 3 से 6 महीने बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया कि मैं घर जाऊं और जो जरूरी काम निपटाने वाले हैं निपटा लूं। यानी डॉक्टर की जबान में इसका मतलब था कि आप मरने की तैयारी कीजिए। यानी वो सारी चीजें जो आप अगले 10 साल में करने वाले थे वो बचे हुए दिनों में कर लीजिए, क्योंकि आपका आखिरी वक्त आ चुका है। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन गुजार दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां से मेरे गले के रास्ते से पेट से होते हुए एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। उस वक्त मैं पूरी तरह से होश में था, लेकिन मेरी बीवी जो उस वक्त भी वहां मौजूद थी, उसने बताया कि डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप के जरिए मेरे सेल्स को देखा तो वो भी रो पड़ा। सेल्स को देखकर डॉक्टर को पता चला कि ये एक ऐसा केस है जो बहुत ही रेयर है और इसको सर्जरी के जरिए ठीक किया जा सकता है। और यूं फिर मेरी सर्जरी हुई और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतने करीब तक मैं पहले कभी नहीं पहुंचा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ वक्त तक पहुंचूं भी ना। ये सब देखने के बाद मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मौत एक बड़ा ही अजीब कंसेप्ट है। कोई भी मरना नहीं चाहता, हत्ता कि वो लोग जो जन्नत में जाना चाहते हैं वो भी वहां जाने के लिए मरना नहीं चाहते। मौत ही वो मंजिल है जहां हम सभी लोग जाते हैं और आज तक कोई भी उससे बचा नहीं। और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इस जिंदगी का जो सबसे बड़ा शाहकार है वो मौत ही है। मौत ही जिंदगी को बदलती है, पुराने को खत्म करती है और नए आने वाले का रास्ता खोलती है। इस वक्त आप सभी लोग यहाँ नए हैं और कुछ ही दिनों में आप सभी लोग पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इस तरह की बातें करने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन यही सच है। आपके पास कितना वक्त है ये तय है, इसलिए इस वक्त को किसी और की जिंदगी जीने में जाया ना करें। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाएं। दूसरों की बातों के शोर में अपने अंदर की आवाज को मत दबाएं। और सबसे जरूरी बात कि अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत रखें, क्योंकि आपका दिल पहले से ही जानता है
कि आप क्या बनना चाहते हैं। पहले अपने दिल की आवाज सुने, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। और आखिर में मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है, और जब आप सब लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आप सभी के लिए भी मैं यही विश करता हूँ। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, यानी कि भूखे रहिए और बेवकूफ रहिए। भूखे यानी आपके अंदर कुछ करने की भूख होनी चाहिए, और बेवकूफ बनो क्योंकि बेवकूफ बनकर ही आप कुछ सीख पाओगे। और अगर आपको ये लगता है कि आप पहले से ही सब जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो भूखे रहिए और बेवकूफ रहिए। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।